जानकारियां होंगी, जब हमें हर तरफ की बातों का पता होगा, जब हमको मालूम होगा कि यार इस जगह पर यह हो रहा है और जो आज हो रहा है इसका इंपैक्ट अगले 2-4 साल में क्या पड़ेगा, जब उसके ऊपर नजर बनाए रखोगे तो आपको फिर सब जगह क्या क्या होता है वो मालूम पड़ेगा कि इतने सारे कंट्रीज के अंदर अब चाइना में इस तरह की सरकार क्यों है, कैसे आई, और इस तरह इस कंट्री में ऐसा क्यों है, अमेरिका में कैसी डेमोक्रेसी है। तो अमेरिका की डेमोक्रेसी और इंग्लैंड की डेमोक्रेसी, इंग्लैंड में तो खैर राजशाही है, इंग्लैंड की राजशाही, फिर चाइना के अंदर एक पॉलिटिकल सिस्टम, और फिर स्विट्जरलैंड का प्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम, और फिर कौन सी जगह पर क्या चीज ज्यादा है। अब दुनिया को तो चाइना ऐसा दिखाई देता है ना कि भाई चाइना तो बड़ा समृद्ध कंट्री है, ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको भी ऐसे दिखाई देता है, सारी दुनिया को ऐसा दिखाई देता है। बीजिंग जो उसकी राजधानी है, वहां जब अपने साथी जाते हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट अपने मित्र हैं, तो वो जब जाते हैं वो बताते हैं कि हमारे गांव से भी बुरा हाल है वहां लोगों का, हमारे गांव से भी बुरा हाल, मतलब हमारे यहां तो कुछ है ही, बीजिंग में नहीं। बीजिंग शंघाई की बात नहीं हो रही है, यहां मुंबई का जो हाल है, या जैसा दिल्ली रात को दिखता है, दिल्ली का भी पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली अलग अलग दिखाई देती है, वो भी अलग अलग है, बाउटर दिल्ली अलग है, मुंबई में भी भाई अंधेरी अलग है, बांद्रा अलग है, सबका अलग अलग तरीका है। और जो वो धारावी है जिधर झुग्गियां हैं, धारावी का अलग एरिया है, तो धारावी को मुंबई बोलेंगे कि बांद्रा को मुंबई बोलेंगे, ये तो दोनों मुंबई हैं। तो अब आप अगर मुंबई को एक्सप्लेन करना है कोई अपने कंट्री में जाकर के, तो वो जिधर का चक्कर लगा के आएगा उसी को मुंबई बोल देगा। तो अगर यहां का आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट जब जाएगा तो वो कहां जाएगा, शंघाई जाएगा या बीजिंग में जाएगा, तो शंघाई और बीजिंग को ही वो चाइना समझने लग जाता है। तो अब वो बोलता है कि अगर जो मैं अपने यूपी के गांव की हालत देखूं और जो चाइना की हालत देखूं गांव की, तो यूपी के गांव चाइना के गांव से बेहद समृद्ध गांव है। चाइना के अंदर आदमी हंसता हुआ मिल जाए तो सरकार को परेशानी हो जाती है, और यूपी में कोई आदमी मुंह फैलाए मिल जाए तो परेशानी हो जाती है। चाहे गाली देकर गुस्सा दिलाना पड़े, लेकिन उदास नहीं होना चाहिए, गुस्सा हो जा चलेगा, नाराज हो जा चलेगा, या तो हंस या बात कर, चुपचाप मुंह फुला के नहीं बैठना। और चाइना में तो हर आदमी ऐसे रहता है सीरियस, जैसे कब्ज हो रखी होती है, ना बताने लायक ना कुछ, मतलब हर जगह मिल ना रही हो जाने को, बात बन ना रही हो, तो समझ में नहीं आ रहा ढूंढू ना ढूंढू, गया क्या पता वेस्ट हो जाए, 5 रुपए भी लग जाए टॉयलेट में और काम भी ना आए। तो हमारा आदमी तो बड़ा ऐसा है ना, टेस्ट भी कराता है 3-4 हजार के, और वो टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल निकलाए तो दुख हो जाता है उसको बेचारे को कि नॉर्मल निकला है यार, 3-4 हजार लग गए। तो तुम चाहते थे कि बीमारी आनी चाहिए थी, हुआ ना, होता है, टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल निकला है तो बहुत दुख होता है टेस्ट करवाने का, कि टेस्ट हम ही करवाया यार, पैसे बर्बाद हुए। वो ये नहीं देख रहे कि मैं नॉर्मल हूं, उस पर खुशी कभी नहीं होती है। तो इसलिए क्या रहता है कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट को समझने में अभी थोड़ा समय लगेगा कि भाई जो चेहरा किसी को दिखाया गया है, जो नेताजी, चलो इससे थोड़ा अंदाजा और लगाते हैं आपको, सिसोदिया जी बाहर जाओ तो जो चेहरा आपको दिखाया गया है, या नेताजी जो आपको स्टेज पे बताते हैं, या जो भारत के नए जमाने की, नए भारत की तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्या वही तस्वीर है भारत? भाई जो आप बताओ, आपका एमएलए जो भाषण में बता रहा है या जो अखबार में छप रहा है, क्या वो आपकी जिंदगी है या कुछ हो रहा है? इसका मतलब जो मैगजीन्स में छप रहा है, जो अखबार में छप रहा है, जो अधिवेशनों में हो रहा है, जो सरकारें बोल रही हैं, जो नेता बोल रहे हैं, सबका सब झूठ है, फ्रॉड है। तो सच क्या है? सच हर आदमी का सच अलग है। गरीब आदमी की जिंदगी अलग है, अनपढ़ आदमी की जिंदगी अलग है, गांव में रहने वाले की अलग है, छोटे गांव वाले की अलग है, बड़े गांव वाले की अलग है, जिस गांव में चौकी बनी है उसकी अलग है, जिसमें चौकी नहीं है उसकी अलग है, जहां नशा ज्यादा है उसकी अलग है, जहां नशा कम है उसकी अलग है। तो
चीज से किसी एरिया को, किसी देश को डिफाइन करना भी गलत है, तो आप लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो फिर ये डेफिनेशन भारत की कौन दे रहा है कि भारत ऐसा देश है? भारत जैसा देश है वो कौन बताएगा? बताओ आप, बता सकता है कोई आदमी? अगर कोई एक लाइन में भारत को बता देगा तो झूठ बोलेगा पड़ेगा, है ना? और कोई बता ही देगा तो झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम देखेंगे उतना ही भारत होगा, जहां तक हम पहुंच पाएंगे वही भारत होगा। ये तो जरूरी नहीं है ना? हम अपने सपनों का भारत बनाने की बात कर सकते हैं, उस पर आगे बढ़ने की बात कर सकते हैं, पर डिफाइन नहीं कर सकते। मैं क्या हूं, आप क्या हैं, या कोई भी व्यक्ति कैसा है, किस टाइप का है, यह बात केवल और केवल एक व्यक्ति बता सकता है, जिसने उसके साथ डील किया है और जिसने बहुत दिनों तक डील किया है। अगर किसी के साथ डीलिंग में किसी एक व्यक्ति का व्यवहार कॉन्टिन्यूअसली सालों साल तक हर हालात में, गुस्से में, खुशी में, प्रेम में, नफरत में एक जैसा हो, तो मानेंगे कि वो आदमी वैसा है। लेकिन नहीं, एक आदमी के साथ उसका व्यवहार वैसा है, अगर उसका दूसरे के साथ भी वैसा ही है, तीसरे के साथ भी वैसा ही है, पत्नी के साथ भी वैसा ही है, पति के साथ भी, मतलब उसका तो खैर कगा पति होएगा, दोनों साइड की बात करो, समझ लेना, भावनाओं को समझो। मतलब वो जिसके साथ भी डील करने का मतलब है कि किसी के साथ डील करे, अमीर के साथ करे, गरीब के साथ करे, बॉस के साथ करे या सबॉर्डिनेट के साथ काम करे, वो पढ़े लिखे के साथ करे या अनपढ़ के साथ करे, यदि उस व्यक्ति का बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा है, वो डिफाइन किया जा सकता है कि वो आदमी वैसा है। अब आप बता दो, होता है किसी का ऐसा व्यवहार कि सबके लिए बराबर, सबके लिए एक जैसा हो सकता है? कभी कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि मुझे जो डिफाइन कर रहा है वो मैं नहीं हूं, और आपको कोई डिफाइन कर रहा है तो वो आप नहीं है। तो सबसे ज्यादा, अच्छा मान लो मेरे से गलती हो गई और आप नाराज हो गए, अब वो गलती मैंने की थी या मुझसे हुई थी, ये सबसे ज्यादा कौन बता सकता है? सबसे सटीक कौन बता सकता है? मैं ही बता सकता हूं। तो इसका मतलब है कि मेरे बारे में मैं कैसा हूं, मैं सही हूं कि गलत हूं, मैंने सही किया कि गलत किया, सर्टिफिकेट, सबसे बढ़िया सर्टिफिकेट, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट कौन दे सकता है? मैं ही दे सकता हूं। तो अपन लोग तो दूसरों से लेने पे फिरते हैं, मतलब कपड़ा खरीदने जाते हैं दुकान पे जाकर के, दुकानदार से पूछते हैं कैसा लग रहा है, क्या नहीं? पत्नी तैयार होती है, तैयार होने के बाद बोलती कैसा लग रहा है, खाना बना के पूछती है कैसा लग रहा है। ये हर आदमी तैयार होकर बोल रहा है कैसा लग रहा है, मैंने काम ठीक किया ना, अरे बढ़िया कर दिया ना, अरे भाई साहब आपने तो कमाल कर दिया, सर्टिफिकेट दूसरे से मिल गया, मौज हो गई। अब लोग सर्टिफिकेट दूसरों से मांगते फिर रहे हैं, है ना, कि मैं कैसा हूं, मेरा सर्टिफिकेट मैं किसी और से मांग रहा हूं, मतलब मैं उसे अधिकार दे रहा हूं मुझे कंट्रोल करने का। क्योंकि अगर बाय चांस आपने कुछ ऐसा कर दिया जो आपको लगता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये सर्टिफिकेट फाड़ देगा, तो फिर आप वो करने से डरोगे। सर्टिफिकेट फटना नहीं चाहिए, अच्छे वाला नहीं फटना चाहिए, और खराब वाला सर्टिफिकेट फाड़ने के चक्कर में फिर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे अपनी जिंदगी और अपने जमीर के साथ। इसलिए सारी बीमारियों की जड़ क्या है कि मुझे सर्टिफिकेट किसी और से चाहिए, या किसी को भी, एनीबॉडी, हमको सर्टिफिकेट किसी और से चाहिए, ये बड़ी बीमारी है। और खुद का पता होते हुए भी झूठे सर्टिफिकेट बनाते रहते हैं। हमें तो पता है ना मैंने झूठ बोला था कि सच बोला था, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, और सामने वाले को आपकी बात कभी समझ नहीं आएगी, फिर भी एक्सप्लेन करता हूं। काहे को एक्सप्लेन करते हो फिर? क्योंकि आदमी वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है या वो मान चुका है। कैसे? मकान लेना है आपको, मकान लेना है, दुकान लेनी है, कौन सी जगह लेनी है आपने तय कर लिया। अब आप फोन करोगे दोस्त को, हाँ भैया फलानी दुकान लेनी थी, ये मैंने लोग सचिन को फोन कर लिया, सचिन भाई दुकान लेनी है, सचिन ने कह दिया वहां पे ले लो, और वहीं पे लिया है, मजा आ गया भाई, सर्टिफिकेट मिल गया कि मेरा निर्णय सही है। सिसोदिया जी से पूछ लिया, डॉक्टर साहब से पूछ लिया, इन्होंने कह दिया सही है, फिर इससे पूछ लिया, तुम्हारा नाम ही भूल गया यार, स्वप्निल, विपनल कह रहा था, स्वप्निल से पूछ लिया, स्वप्निल कहता है
वहां तो डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे करके हो जाता है, गड़बड़ होती है, वो तो सही वो तो। अब सर्टिफिकेट अब डाउट हो गया आगे। अब आदमी सोचेगा यार जितने ज्यादा लोगों से पूछूंगा ना मेरा निर्णय गलत करेंगे। अब आगे एक अब वो ढूंढता कौन आदमी है जो मेरे निर्णय को ओ समझदार सा इंसान हिमांशु पाठक आ गया। हिमांशु से पूछता, हिमांशु भाई प्लाट लेना मकान, हिमांशु बोलेगा वहां ले लो डॉक्टर साहब, हाँ मेरे वाले पे मोहर लग गई तो सेट। और मान लो इसने भी सर्टिफिकेट फाड़ दिया, फिर मैं तीसरा ढूंढूंगा कोई मेरे वाले पे मोहर मारने वाला एक और मिल जाए, बस फिर मैं वहीं ले लूंगा। करते हो ना, गाड़ी लेते समय, प्लॉट लेते, मकान, स्कूल चूज करते समय, सबको सर्टिफिकेट औरों से चाहिए। मुझको कैसे जीना है ये मैं तय नहीं कर रहा हूं, कोई और तय कर रहा है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमारी डेमोक्रेसी भी बीएनएस बना के हमको कोई और बता रहा है कि तुम आजाद हो। इसी तरह के दूसरे संविधान, इसी तरह के राज, तो हर देश में अलग तरह का खेल चल रहा है और अखबारों में छप के उस देश के बारे में जानकारियां हमको गलत तरीके से दी जा रही हैं। उन देशों के बारे में वहां रहने वाले अलग अलग एंगल से देखने वाले लोग बता सकते हैं कि गरीब की जिंदगी कैसी है, अनपढ़ की कैसी है, काम करने वाले की और नकारे की कैसी है, वो तय करती है। वो पूरी तस्वीर कभी सामने आती नहीं है, पर जितनी तस्वीर सामने आ सकती है उन लोगों से तजुर्बा लेना चाहिए जिनका काम रिसर्च है, ऊपर से देखना है, ईगल आई से समझना है। इसी कड़ी में अपने इस पूरे तंत्र को समझने के लिए जब हम कुछ लोगों पर नजर दौड़ाते हैं, तो हम पिछले 9 साल से साथ में हैं। जब हम निकले थे घर से उसी टाइम से साथ में हैं। हिमांशु और मैंने एक सपना देखा दोनों ने मिलकर के कि भाई ये डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी कह रही है, इसमें आदमी से, आखिरी आदमी से तो पूछा ही नहीं जाता है कि मैं कैसे करता हूं, क्या करता हूं, तो फिर कैसे उस आखिरी आदमी की हाथ में ताकत दी जाए, उस पर प्रोजेक्ट चल रहा है। उसको लीड हिमांशु कर रहा है, वही सारा कुछ कर रहा है इस पे। और मैं, ये आदमी ऐसा आदमी है जो, अगर इनका राजनीतिक एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अपनी बातों से ही आपको बता ही देंगे। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हम प्रचार करने की बजाय, लेकिन ये एक पॉलिटिकल पार्टी के भारत के इतिहास के सबसे कम उम्र के वाइस प्रेसिडेंट थे, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल के, ये आप इससे समझ सकते हैं। लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर के कारस्तानी को देख करके समझ गए कि सब चोर हैं, असली ताकत लोगों को देनी पड़ेगी और उसके लिए पहले लोगों को समझना पड़ेगा। तो आप लोग समझा पाओ उसमें से क्या रख पाएंगे क्या नहीं, आपको बताएंगे अपने तजुर्बे। 2 सेशन हिमांशु भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको लेने हैं। एक सेशन ये कि आपका तजुर्बा अभी तक के सिस्टम को समझने का वो, और लंच के बाद का सेशन हम चाहेंगे कि हिमांशु भाई हमको बताएं कि भाई हम ये ताकत आखिरी आदमी तक देके जाने के लिए, क्योंकि ये जो लोग हैं, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो सेकंड सेशन होगा वो रिकॉर्ड नहीं होगा हमारा, वो हम सिर्फ एक जगह रिकॉर्ड रखेंगे, सिर्फ आपके लिए अवेलेबल रहेगा, सिर्फ आपके लिए। पब्लिक के लिए अभी फिलहाल हम लोग नहीं जा रहे हैं। अभी हम पब्लिकली पब्लिक को नहीं बता रहे हैं कि हमारे पास क्या चीज है, विजन क्या है, सिस्टम क्या है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई हिमांशु पाठक जी से कि वो आए और एक बार आप लोगों को, आपसे रूबरू हो और आपको बताएं अपना एक्सपीरियंस। ठीक, तो फिर मैं शुरुआत से ही बताता हूँ क्योंकि मेजॉरिटी लोग नहीं जानते। मैं और डॉक्टर साहब लगभग 9-10 साल से साथ में हैं और हिंदुस्तान के कई बड़े आंदोलन जो पिछले 15-20 साल में हुए, तो ऊपर वाले की मेहरबानी से, कृपा से उन सारे आंदोलनों का मैं पार्ट एंड पार्सल रहा और उनकी स्ट्रेटजी, रणनीति और किस तरह से लोगों को जोड़ा जाए और सरकार के खिलाफ या सरकार से अपनी बातें कैसे मनवाई जाएं, इसके ऊपर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया, बनाया, उनको तैयार किया, जिसमें अन्ना मूवमेंट भी शामिल है। पास में ही मैं आता था पहले यहाँ पे रालीगढ़ सिद्धि, जहाँ वो रहते थे। लेकिन इस 15-20 साल की लड़ाई में जो सीखा वो मैं आपसे बहुत छोटे में शेयर करूँगा। मैं बहुत लंबा नहीं बोलता, लेकिन जितना बोलूँगा उतने में आप बोर नहीं होगे और वो याद रखोगे 10 साल। हमारे देश में जब से आज़ाद हुआ 1947 से, तब से अलग अलग तरह के स्कैम्स और घोटाले हो रहे हैं। आपने सबने सुने, वो सारे फाइनेंशियल स्कैम्स थे, मतलब हमारे पैसे की लूट करी गई।
जो सरकारों के पास हमारा पैसा था टैक्स के रूप में, उस पैसे को लूटा गया। देश का सबसे पहला घोटाला था जीप स्कैम, कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ था। कुछ साथी अगर पंजाब से हैं तो जानते होंगे, विक्रम मजीठिया के जो दादा थे वो डिफेंस मिनिस्टर थे स्टेट के उस टाइम पे, विक्रम मजीठिया के। तो उस टाइम पे वो एक स्कैम हुआ था, नेहरू की गवर्नमेंट थी। उसके बाद से अलग अलग स्कैम हुए, चारा घोटाला, आदर्श स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला। लेकिन मैं आपको एक ऐसे घोटाले और स्कैम के बारे में बता रहा हूं जिसमें हिंदुस्तान के लोगों का इमोशन, उनकी क्रांति, उनका रेवोल्यूशन को लूटा गया। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इस तरह के भी स्कैम होते हैं। जब किसी देश में खिलाफत एक टॉप पे पहुंच जाए, मान लो कोई गवर्नमेंट है और वो लोगों के खिलाफ कोई पॉलिसी बहुत टाइम से बना रही है, तो लोगों में गुस्सा पनपेगा उसके लिए। तो उस गुस्से को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने एक तरीका बनाया है, वो डिजाइन फॉर्मेट में अपना बनाया हुआ प्रोटेस्ट या आंदोलन लॉन्च कर देते हैं, ताकि जो असल आंदोलन या प्रोटेस्ट के लोग हैं उनको साइडलाइन करा जा सके, तो लोगों का गुस्सा एक ईमानदारी वाली जगह पे इकट्ठा ना हो सके। मैं आपको एक पहले मूवमेंट, एक आंदोलन के बारे में बताता हूं जो 10 साल पहले हुआ, 12 साल पहले, फिर पॉइंट पे आता हूं। आप लोगों ने सबने अन्ना हजारे का मूवमेंट सुना है? ठीक है, अब उसकी असलियत हाँ, तो उन्हें शौक लगेगा कि वो था क्या। मैं उसकी कोर कमेटी में था, जो टीम उसका सारे फैसले कर रही थी कि जन लोकपाल मूवमेंट कैसे होगा, क्या होगा। 2014 के पहले जितने भी मैं जो बातें आपको बताऊंगा, उन सबको आप 2014 के पहले के परिप्रेक्ष्य में देखना, उसके पहले के मायने में। 2014 के बाद के नजरिए से नहीं देखना, 14 में जब ये प्रधानमंत्री बना उसके पहले के। 2014 के पहले आप इंडिया का मैप ऐसे मान लो, ठीक है, ऊपर जम्मू कश्मीर, हाँ ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या बीजेपी की सरकार थी पहले? 14 के पहले, ठीक है। पंजाब में बिना अकाली दल के कोई बीजेपी का अस्तित्व नहीं, कुछ नहीं, बेस नहीं। हरियाणा में 14 के पहले कभी बीजेपी की सरकार थी? दिल्ली में एक बार बनी थी, सुषमा स्वराज उसकी सीएम बनी थी एक बार, बाकी टाइम नहीं, तो कोई पक्का बेस नहीं था। यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी कभी 14 के पहले? नहीं, एक बार बनी, 5 साल चली नहीं, कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, बीच में गिर गई, उसके बाद नहीं। बिहार में कभी बीजेपी की अपने दम पे सरकार बनी? कभी नहीं बनी, आज भी नहीं बनी, अलायंस में बनती है, अपने दम पे नहीं। बिहार के बाद बंगाल आ जाता है, बंगाल में कभी बीजेपी की सरकार बनी? 14 के पहले तो उनका दफ्तर भी नहीं था वहां पे। बंगाल क्रॉस कर जाओ आप, असम आ गया, असम में 14 के पहले बीजेपी की सरकार कभी नहीं थी, 14 के बाद बनी है जो सरकार बनी है। 14 के पहले वहां दफ्तर भी नहीं था बीजेपी का। असम के बाद नागालैंड, त्रिपुरा, अगरतला, मिजोरम, मेघालय, इन 7 स्टेटों में बीजेपी के ऑफिस या दफ्तर भी नहीं थे। खत्म हो गया ऊपर का इंडिया, नीचे आ जाओ, उड़ीसा, उड़ीसा से कुछ साथी है, कभी बीजेपी की सरकार बनी 14 के पहले? कभी नहीं बनी। बीजू जनता दल और कांग्रेस 2 ही पार्टियों में था। उड़ीसा के नीचे कर्नाटका आ जाओ आप, कर्नाटका में येदुरप्पा की एक आधी बार सरकार बनी है। कर्नाटका के नीचे आप तमिलनाडु आ जाओ, तमिलनाडु में कभी बीजेपी की सरकार अभी तक नहीं बनी, दफ्तर भी नहीं था 14 के पहले, अब दफ्तर खुले। तमिलनाडु के साथ में जाओ केरला, केरला में आज भी बीजेपी के दफ्तर वहां पे नहीं है, नहीं है सरकार। केरला के बाद आ जाओ आप गुजरात, हाँ वहां पे सरकार थी इनकी, रही, मोदी मुख्यमंत्री रहा वहां पे। उसके बाद आ जाओ आप महाराष्ट्र, जहाँ पे हम बैठे। 14 के पहले यहाँ पर बीजेपी की सरकार अपने दम पे कभी नहीं थी। शिवसेना मेन पार्टनर होती थी, सेकेंडरी बीजेपी। जो भी ये गेम हुआ 14 के बाद हुआ कि ये मेन रोल में आए। 14 के पहले बीजेपी का कोई बेस नहीं था, छोटे लेवल पे बेस था। गोवा में एक आधी बार बनी, मनोहर पारिकर मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद नहीं। इसके बाद राजस्थान, हाँ रही है, वसुंधरा राजे सिंधिया। मध्य प्रदेश यस, शिवराज सिंह चौहान, तो वहाँ रही। तो ये आप स्टेटिक गिनो, ये इंडिया खत्म हो गया, ठीक है। ये बनी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और कोई स्टेट भूला मैं? छत्तीसगढ़ रही है कभी नहीं, यस रही। कर्नाटक गिन लिया मैंने, और आंध्र, उधर आंध्रा में नहीं रही, कभी नहीं रही।
छत्तीसगढ़ के झारखंड में भी नहीं रही कभी। तो ये 4-5 स्टेट है, तेलंगाना बाद में बना और वहां भी बीजेपी की नहीं बनी। ये 4-5 स्टेटें हैं, 4 या 5-6 स्टेटें। अपनी स्टेटें कितनी है टोटल इंडिया में? चलो, इतने में से 5 स्टेटों में बीजेपी की सरकार बनी है। एट ए टाइम सारी 5 स्टेटों में एक साथ भी नहीं रही है। अब आप सोचो, ध्यान से सुन लो कि एक इंडिया जिसमें 28 स्टेटें हैं, 7 यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें से सिर्फ 4 या 5 स्टेटों में जिस पार्टी की सरकार थी वो राष्ट्रीय पार्टी कैसे हो गई? अरे 28 में से 14-15 में तो सरकार होनी चाहिए। पूरे मुल्क पे राज करने के लिए आपको नेशनल पार्टी का दर्जा लेने के लिए 15-20 स्टेटों में तो 15-14-10 स्टेटों में तो सरकार हो। 5 आप बैठ जाओ, 5-6 स्टेटों की सरकार पूरे हिंदुस्तान पे कैसे राज कर गई, मैं इस पे आज बात करूंगा कि 2014 में ऐसा क्या हुआ। क्योंकि 14 के पहले ये सिर्फ 4 या 5 स्टेटों पे थे। आप में से कोई बताना चाहेगा क्या हुआ? हाँ, वो अलग मसला है। और कुछ? हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक है। लेकिन मीडिया ने माहौल कैसे बना लिया? सरकार तो कांग्रेस की थी, तो मीडिया तो कांग्रेस के कंट्रोल में था। हाँ, कैसे? नहीं, राम मंदिर बाद में आया। राम मंदिर तो बहुत पुराना मसला है, 40 साल से। पैसा था नहीं, सरकार में थे ही नहीं 10 साल से, इतना पैसा नहीं था। 14 के बाद बहुत पैसा कमाया, 14 के बाद हुआ। चलो आते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कितनी सीटें हैं लोकसभा की जिससे प्रधानमंत्री बनता है? 545, ठीक है। बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 272, बिल्कुल सही। 272 चाहिए तो प्रधानमंत्री बनेगा, इससे कम पे प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बीजेपी लड़ती थी गठबंधन में जिसका नाम था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए के उम्मीदवार कितने हैं पता है आपको? 14 के पहले 500 कितनी सीटें हैं? 45 में से कितने उम्मीदवार खड़े करते थे वो? अंदाजा लगाओ भाई। इंडिया लेवल की पार्टी है बीजेपी और एनडीए, पूरे इंडिया का गठबंधन है। 350 और 130 कैंडिडेट बीजेपी के। 14 के पहले 130 कैंडिडेट खड़े करते थे, उम्मीदवार ही नहीं है। 272 कहां से जीतेंगे? 500 खड़े करो, 550 खड़े करोगे तब उम्मीद होगी कि 200-250 जीत जाएंगे। जिस पार्टी के पास 272 उम्मीदवार नहीं हो, बहुमत कैसे लाया? तो 130 के करीब, ये 132, 35, 36 अप्रोक्सीमेट 130 ये उम्मीदवार खड़े करते थे 2014 के पहले। जब इन्होंने एनडीए बना लिया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तब इनके कैंडिडेट हो गए 200 के करीब, 210, 220। अभी भी 272 नहीं पहुंचे, 250 तक पहुंच जाते थे, 272 नहीं। सामने कौन था इनकी? कांग्रेस। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार रही, नीचे आ गए। पंजाब अपने दम पे सरकार रही, हरियाणा अपने दम पे सरकार रही, दिल्ली में अपने दम पे सरकार रही, यूपी में एक बार रही एनडी तिवारी, बाकी नहीं रही। बिहार में डायरेक्ट नहीं रही कांग्रेस की भी, बट बंगाल में रही, उसी से त्रिमूर्त निकल के फिर उन्होंने बना ली। असम में रही, नागालैंड में रही, मिजोरम में रही, मेघालय में रही, अरुणाचल में रही, हाँ, कर्नाटका आ जाओ वहाँ भी रही, तमिलनाडु में AIDMK के साथ रही, अकेले दम पे भी रही, जयललिता की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। केरल में कम्युनिस्टों के साथ रही, अच्छे लेवल पे थी। महाराष्ट्र में अपने दम पे सरकार रही कांग्रेस की। मतलब हर एक स्टेट में आपको उनका वजूद मिल जाएगा। उनके कैंडिडेट कितने थे? उनके यूपीए के, उनका अलायंस था यूपीए, वो 350, 450 के करीब हो जाते थे। 550 वो भी नहीं होते थे, उनके पास भी कैंडिडेट नहीं थे। मतलब ये अपने आप को जो राष्ट्रीय पार्टियां कहलवाती हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन की एक डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग है। उसमें यह है कि 3 स्टेट या 3 से ज़्यादा स्टेटों में आपने इतने परसेंटेज वोट ले ली, आपके इतने 10-12 MP जीत गए तो आप नेशनल पार्टी।
वो तो मुलायम सिंह यादव के लड़के की, अखिलेश यादव की भी नेशनल पार्टी है, मायावती की भी नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। तो ये इन्होंने एक भ्रम फैला रखा था कि ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इंडिया शुरू से रीजनल पार्टीज का मुल्क रहा। जब 1947 में आज़ाद हुआ तो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर था। फेडरलिज्म ये हर स्टेट के अपने नैतिक अधिकार होंगे, उनके अपने एजेंडे होंगे, जमीन के फैसले वो अपने लोकल लोग कर सकते हैं, जो डॉक्टर साहब कई बार इस मुद्दों पे बात करते हैं। तो उस फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को काउंटर करने के लिए नेशनल पार्टी का एजेंडा लेके आए, बट वो एक्चुअल में नेशनल नहीं थे। अब आ गए 2014 के चुनाव। अब 2014 के लोकसभा चुनाव हैं जिसमें मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा है, ठीक है। तो एक तरफ ये रेस है दो गाड़ियों की, एक तरफ टोयोटा फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर जानते हो आप सारे, एक तरफ फॉर्च्यूनर है, एक तरफ अल्टो है। अल्टो जानते हैं? फॉर्च्यूनर का इंजन बड़ा है, 3000 सीसी का इंजन है, बड़े टायर है। अल्टो 800 सीसी का इंजन है, 12 इंच के टायर हैं, छोटे टायर हैं। रेस कौन जीतेगा, फॉर्च्यूनर और अल्टो में से? ठीक है, तो फॉर्च्यूनर कौन है यहाँ पे रेस में? बहुत सही, अल्टो कौन है? तो अब 800 सीसी की गाड़ी का मुकाबला 3000 सीसी की गाड़ी से है, इतने बड़े टायर, इंजन, लेकिन रेस कौन जीत गया? ये कैसे हुआ? तो अब 3000 सीसी की गाड़ी का मुकाबला करने के लिए उन्होंने क्या किया कि पहले एक सोचा कि अल्टो के टायर बड़े लगा देते हैं। तो उसमें 12 इंची के टायर कंपनी लगा के देती है मारुति, तो उसमें आप 13 इंच 14 इंच के टायर लगा सकते हो, वो लगाए। फिर अल्टो का 800 सीसी का इंजन है, तो इंजन के अंदर चीज़ वो होती है, पिस्टन होती है जो ऊपर नीचे ऐसे जाती है तो इंजन चलता है, उसकी आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ा सकते हो। तो 800 का आपने 1000 सीसी कर दिया, 1200 तक हो जाएगा। जब वो 1200 सीसी की हो गई अल्टो, टायर 14 इंच के आ गए, फिर भी क्या मुकाबला कर पा रही है? 3000 है वो, उसके 18 इंच के टायर नहीं हो रहा। लेकिन एक रिस्क और आ गया, जब आपने अल्टो में इतना अपना दिमाग लगा दिया देसी, तो फिर ये भी हो गया ना कि शायद ये फिनिशिंग लाइन तक जा ही ना पाए। आपने एक्सपेरिमेंट किया अल्टो में, अब हो सकता है वो फिनिशिंग लाइन के पहले ही रुक जाए, एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था? हाँ, अब एक्सपेरिमेंट क्या था? बीजेपी जो थी वो ब्राह्मण बनिए की पार्टी थी, अपर कास्ट हिंदू। बीजेपी के अंदर शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेस नहीं थी, आदिवासी के लिए स्पेस नहीं थी, माइनॉरिटीज के लिए स्पेस नहीं थी, सिख, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, इनके लिए स्पेस नहीं थी। तो ये माइनॉरिटीज की जगह नहीं थी बीजेपी में। बीजेपी के पास एक इमेज थी अपनी कि वो ब्राह्मण और बनिए की पार्टी है, अपर कास्ट हिंदू की। पूरे इंडिया में ये इम्पैक्ट था, इसीलिए वो नेशनल पार्टी कभी बन नहीं पाई, क्योंकि उसका कैरेक्टर, किरदार लोगों के सामने एक सेगमेंट लोगों का था। अब जब अल्टो में मॉडिफिकेशन की बात हुई, तो बीजेपी में मॉडिफिकेशन क्या होना था कि वो सिख, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स को अपनी पार्टी में जगह दे। ये मॉडिफिकेशन है यहाँ पे, मैंने एग्जाम्पल ली कि आप समझ लो। तो मॉडिफिकेशन यहाँ पे क्या थी कि ब्राह्मण बनिए की बजाय आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, इनको जगह दी जाए पार्टी के अंदर। लेकिन जब उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि हम ऐसा करते हैं, तो उनको ये डर हुआ जो हमारे को अल्टो के साथ है कि वो फिनिशिंग लाइन तक जा ही नहीं पाएगी, कि आपने अगर आदिवासी, क्रिश्चियंस, सिखों को जगह दी तो आपकी जो ब्राह्मण बनी है, जिनको आपने एक एजेंडे के तहत जोड़ा हुआ है, वो भी टूट जाएंगे। मतलब अल्टो फिनिशिंग लाइन तक ही नहीं पहुंच पाई, जो हाथ पल्ले था वो भी चला गया। फिर उन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया आइडिया को। फिर उन्होंने सोचा अब रेस तो जीतनी है, कैसे जीते, फॉर्च्यूनर को हराएं कैसे, क्या करें? तो वो रेस में एक स्कूटर लेके आए। अब रेस हो गई फॉर्च्यूनर, अल्टो, एक स्कूटर। अब एक स्कूटर क्या करेगा? रेस जीतनी है अल्टो को। अब रेस जैसे ही शुरू हुई, वो स्कूटर स्टार्ट हुआ, आके फॉर्च्यूनर के आगे लेट गया। अब वो फॉर्च्यूनर रुक गई स्कूटर के साथ, उसकी एक्सीडेंट हो गया। अल्टो अपना 40 पे चलती चलती फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गई। अब वो स्कूटर क्या था? वो था अन्ना हजारे मूवमेंट और आम आदमी पार्टी।
ये जब मूवमेंट को पार्टी में बनाया उस अन्ना आंदोलन को, तो उसमें ये तय हुआ उसकी कमेटी में कि 50 सीटों पे ही इलेक्शन लड़ेंगे 2014 में। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जो बड़े बड़े शहर जहाँ पे कम्युनिकेशन बना हुआ था अन्ना मूवमेंट का, उस आंदोलन का, लोग जुड़े हुए थे, तो वो सीटें निकली 50। पंजाब की 13, हरियाणा की सीटें, दिल्ली की और कुछ बड़े शहरों की सीटें, उन सीटों पर लड़ाने की बात हुई। लेकिन लाला केजरीवाल की कहीं पे मीटिंग होती है, वो आके कहते हैं नहीं, अब हम 350 प्लस सीटों पे लड़ेंगे। अब वो मैंने इसको डिटेल में अपनी किताब में लिखा है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। 350 सीटों पे आम आदमी लड़ेगी। अब आम आदमी का वोट बैंक क्या था जो उन्होंने जोड़ा उस टाइम तक, कि भाई ये माइनॉरिटीज को भी सपोर्ट करेगी, ये क्रिश्चियंस को, सिख्स को, मुस्लिम्स को, आदिवासी को, एससी को, इनको सबको सपोर्ट करेगी। तो 350 वो सीटें पे बंदे खड़े करे गए जहां पर आम आदमी पार्टी के पास पैसे भी नहीं थे उम्मीदवार खड़ा करने के लिए, फिर भी इन्होंने खड़े करे, क्योंकि जीतना इनका पर्पस नहीं था, इनका पर्पस था फॉर्च्यूनर के आगे लगना। तो इन्होंने वहां वहां बंदे खड़े करे जहां पर माइनॉरिटीज कांग्रेस को जिता रही थी 40 साल से। मतलब जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंटेड थे, या सिख डोमिनेंट सीटें थी, या शेड्यूल कास्ट डोमिनेंट सीटें थी, या एसटी शेड्यूल ट्राइब डोमिनेंट सीटें थी, जहाँ पे उनका प्रभाव ज़्यादा था, क्योंकि वो बीजेपी को नहीं पड़नी थी। तो जब ये वहाँ गए, इन्होंने 350 कैंडिडेट खड़े करे और इन्होंने टोटल 2.5% वोट काटी। किसकी? कांग्रेस की, जो वोट कांग्रेस को ही पड़नी थी। उस 2.5% से कांग्रेस 50 के नीचे आ गई लोकसभा में। जब जयप्रकाश की मूवमेंट हुई थी, जो सबसे बड़ी मूवमेंट है अब तक की, उसमें भी जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी, उसके बावजूद कांग्रेस 50 के नीचे कभी नहीं गई, उतनी बड़ी मूवमेंट में भी नहीं गई। जब देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को जेल बना के अंदर दे दिया, उस टाइम पे भी 50 सीटों के नीचे कांग्रेस नहीं आई। लेकिन इस स्कूटर की वजह से कांग्रेस 50 के नीचे चली गई, और बीजेपी जिसके पास 130 उम्मीदवार होते थे, वो 350 सीटें जीत गए, उनकी सरकार बनी। क्योंकि उनको एक और डर भी था कि अगर वो के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे वोट को जोड़ेंगे बीजेपी वाले, तो बाकी कम्युनिटीज की वोट भी एक तरफा पड़ेगी उसको हराने के लिए, और उनका नंबर ज्यादा है। तो वो उन्होंने अपनी हिंदू वोट कंसोलिडेट करी, इकट्ठी करी, और दूसरे की वोट को डिवाइड कर दिया। अब इस मूवमेंट से जो असली नुकसान ये हुआ कि देश की एक पीढ़ी, एक जनरेशन जो 15 साल 20 साल बाद चेंज होती है, तब्दील होती है, वो उस मूवमेंट के साथ जुड़ी और उनके साथ ये ठगी हुई। तो अब उन्होंने 20 साल के लिए किसी भी आंदोलन या मूवमेंट को खड़ा होने के स्कोप को खत्म कर दिया। खाली यही नहीं, खाली सरकार नहीं बनाई, हम लोग फाइनेंशियल स्कैम देखते हैं, घोटाले हो गए, या 2G घोटाला कर दिया कांग्रेस ने, या कोल घोटाला कर दिया, तो उसमें पैसे का नुकसान हुआ जो रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों की उम्मीद, लोगों की होप, उसका स्कैम कर दोगे, तो वो इंसानी सभ्यता का सबसे बड़ा स्कैम है। क्योंकि लोग उम्मीद पे ही जिंदा है कि कल कोई आएगा, ठीक कर देगा, कल कोई राजीव दीक्षित जैसा बंदा आ जाएगा, वो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर देगा, वो लड़ेगा। लेकिन जब आप उम्मीद की ठग्गी मार लोगे, तो लोग 20 साल के लिए पीछे चले जाएंगे। तो ये वो स्कैम। तो जब हमारे लीडर्स यहाँ पर फाइनेंशियल स्कैम कर करके थक गए, तो ये उम्मीद के स्कैम होने लगे। इसके पीछे आरएसएस का हाथ है, इस पूरे सिस्टम के पीछे। उनका गढ़ चलो पास में ही है, 70 किलोमीटर पे। तो जितने भी आंदोलन खड़े होते हैं दुनिया के किसी भी कोने में, जैसे ही वो एक मोमेंटम लेते हैं, एक स्पीड लेते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको काबू करने के लिए, उनके लीडरशिप को दबाने के लिए कई तरह की चीज़ें या ये सब चीज़ें चलाई जाती हैं। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, जिसने किसी आंदोलन का स्कोप 10 साल के लिए ख़त्म कर दिया। अब 10 साल हो गए, अब जनरेशन चेंज हो गई। 2011 में था, 10 से ज़्यादा हो गए। अब वो टाइम आने लगा। फिर बीच में किसानी आंदोलन का टाइम आया, आप लोगों ने देखा होगा, पंजाब हरियाणा के किसानों ने किया वो।
तो सरकारों ने एक तरीका बना लिया कि वो हैबिचुअल हो गई। जैसे आप कोई धरना या प्रदर्शन कुछ लगाने जाओ तो सरकार को ये पता है आप कितने टाइम तक लगाओगे। आप 1 दिन लगाओगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक उसकी एक्सपायरी है। ये सरकार कैलकुलेट करती है कि वो एक्सपायरी क्या है। आपको वो वेट करेगी, ये एक्सपायर हो जाएंगे और अपने आप चले जाएंगे। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन थक जाएंगे, क्योंकि लोग 24 घंटे एक प्रोटेस्ट या धरने में नहीं जा सकते। लोगों ने अपने रोजगार करने हैं, काम पे जाना है, नौकरी पे जाना है, कोई कारोबार करना है, कोई बिजनेस करना है, तो वो 1 दिन आ सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। आप लोग बहुत हिम्मती हो जो 7 दिन के लिए यहाँ पे आए, वो 6 दिन के लिए, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोर्चे के लोगों की और डॉक्टर साहब की, क्योंकि सरकारें इसी दम पे ही कंट्रोल करती हैं सारे सिस्टम को कि आप कितनी देर लड़ सकते हो। आपकी एक्सपायरी 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। मेरे समझ में किसानी आंदोलन से बड़ा कोई आंदोलन अभी तक नहीं हुआ जिसमें 2 साल लोग टिके रहे, 2.5 साल। लेकिन अब आप बोलो कि किसानी आंदोलन हो सकता है, नहीं हो सकता। एनर्जी ड्रेन है, वो खत्म हो चुकी। जो रिसोर्सेज थे लोगों के लग गए, अब उतनी एनर्जी नहीं है। सरकार को ये बात पता है, तो इसी बात का वो फायदा उठाती है। हमारी जेब में ये मोबाइल आया और इस मोबाइल से आज आप मोर्चे से जुड़ सकते हो, सरकारों के बारे में जान सकते हो, अपनी आने जाने की टिकट कर सकते हो, इंश्योरेंस खरीद सकते हो, राशन मंगा सकते हो, खाना मंगा सकते हो, कहीं जाना है वो जा सकते हो, कोई किसी से बात करनी है कर सकते हो, कुछ एंटरटेनमेंट देखना है, मूवी देखनी है आप देख सकते हो। हर वो काम, अपनी नौकरी कर सकते हो, बिजनेस भी फ़ोन से कर सकते हो, सब कुछ फ़ोन से कर सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन अगर आंदोलन करना है तो सड़क पे जाना पड़ता है, वो फ़ोन से क्यों नहीं होता? वो तो कोई लाया नहीं भाई। ऐसा सिस्टम बनाया कि हर चीज फोन से है। बिजनेस है, कोई सामान बेचना है, बेच लो फोन से, ऐड चला लो वहां पे, व्हाट्सएप पे ऐड कर दो। नौकरी करनी है, वर्क फ्रॉम होम ले लो, वहां से सारा काम संभल जाएगा। राशन पानी कुछ खरीदना है, घूमना फिरना, दुनियादारी, रिश्तेदारी, दोस्त, हर चीज पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों फोन से चलती है। लेकिन अगर हमें आवाज उठानी है, किसी मुद्दे के ऊपर सरकार से बात मनवानी है अपनी, तो हमें डीसी डीएम के बाहर जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के बाहर जाना पड़ेगा, वहां सड़क पे बैठना पड़ेगा। वो फोन पे नहीं आया, हम इसको फोन पे ला रहे हैं पिछले 8 साल से। देश के जितने आंदोलन हैं, छोटा बड़ा, जिले तहसील, मतलब देश में 4,645, 4,300 कुछ एमएलए सीटें हैं, ठीक है। मतलब जिले लेंगे तो समटेगा नहीं, क्योंकि किसी जिले में छोटा जिला है, बड़ा जिला है। जो विधानसभा है वो लगभग सेम है पूरे हिंदुस्तान की, मतलब 4,300 कुछ टोटल पूरे इंडिया में एमएलए सीटें। ये सारा इंडिया बनता है 96 करोड़ वोटर टोटल। ये सिस्टम सारा उस 96 करोड़ वोटर्स के लिए है जो बना रहे हैं। मतलब इसमें हिंदुस्तान के जितने पोलिंग स्टेशन हैं, जितने गांव हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। हिंदुस्तान के किसी भी गांव का कोई प्रोटेस्ट करना है वहां करा जा सकता है, किसी भी जिले का प्रोटेस्ट करना है वहां करा जा सकता है, और ऐसे तरीके से करा जा सकता है कि सरकार को उसका फर्क पड़ेगा। ये नहीं हम ही देख के उसको बैठ के खुश होते रहेंगे, नहीं, सरकार पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, क्या होगा, मैं अगले सेशन पे इस पे जाऊंगा। अभी एक और चीज कनेक्ट करता हूं कि पॉलिटिक्स कैसे इन्फ्लुएंस करती है हमें, और उनका तरीका क्या है इन्फ्लुएंस करने का। हमें एक कहानी बताता हूं। रोम एक कंट्री है, सुना है आप लोगों ने? रोम, ठीक है, यूरोप में। तो कई 100 साल, मतलब 700-800 साल पहले वहाँ पे एक जूलियस सीजर नाम का एक जूनियर पॉलिटिशियन था। तो उस टाइम पे भी वहाँ पे छोटे लेवल पे लोग पॉलिटिक्स शुरू करते थे और बड़े लेवल तक जाते थे। राजशाही अपनी जगह चलती रहती थी, बट उनकी एक काउंसिल होती थी। तो जूलियस सीजर एक 23-24 साल का लड़का था जो वहाँ की पॉलिटिक्स में रोम की एंटर कर रहा था। कोई जानता नहीं था, 4-5 लोगों का उसका ग्रुप था अपना। उस टाइम पे समुद्री लुटेरे होते थे, और मोस्टली रोम पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से, तो सी से। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे अपने छोटे से जहाज से। तो बीच में लुटेरों के जहाज ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया कि ये जा रहे हैं, और इनको उठा लिया।
फिरौती के लिए कि पैसे मांगेंगे। वो ले गए अपने इलाके में। वहां जाके लुटेरों का जो सरदार था अपने आदमियों के साथ सलाह कर रहा था कि इनसे कितने पैसे मिल सकते हैं, मतलब इनको छोड़ने के लिए कितने की सुपारी दे। तो कोई लुटेरों का बंदा बोला इनसे तो 100 ग्राम सोना भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, इन्हें जानता ही कौन है, ये तो 5-6 लड़के पकड़ लिए हमने, कोई मोटी मुर्गी तो है नहीं। फिर कोई और बंदा कहता 150 मांग लेते हैं, 150 ग्राम सोना मांग लेते हैं। बीच ये सारी चीजें जूलियस सीजर वहां अपने 5-6 बंदों के साथ बैठा देख रहा था कि हमारी बोली लग रही है। फिर कहता ठीक है, लुटेरों का सरदार कहता 100 मांग लो ताकि मिल जाए, 150 में कहीं भाग ही ना जाए बंदे, दे ही ना। उधर से जूलियस सीजर बोला गलत कर रहे हो। वो कहता क्यों? लुटेरों का सरदार कहता 100 ग्राम 150 ग्राम सोना वैल्यू थोड़ी है हमारी, कितनी है तेरी वैल्यू भाई? कहते हमारी वैल्यू है 500 किलो सोना। लुटेरों का सरदार हंसने लगा कि 500 किलो तो राजा को भी उठा लाएंगे, रोम के तो नहीं मिलेगा उस टाइम पे, 500 किलो तेरा कौन देगा? कहते आपको मिल जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा। कहता अच्छा। वहां से बुलाया, यहाँ के बैठ गया लुटेरों के साथ। कहता आप मेरे ये 5 आदमियों को छोड़ दो, ये जाएंगे रोम में और ये आपको 500 किलो सोना ला के दे देंगे, नहीं ला के देंगे तो आप मुझे पकड़ के रखो, मैं सरदार हूं, मैं यहाँ बैठा हूं इनका। ठीक है, डील तो अच्छी है, मेन आदमी तो हमारे पास ही है। उन्होंने भेज दिया। उस टाइम पे 500 किलो सोना इतना था कि रोम के राजा के लिए भी नहीं मिलेगा, ये सच बात। अब ये 5 आदमी रोम पहुंचे जूलियस सीजर के कि जूलियस सीजर हमारा जो लीडर था वो पकड़ा गया, उसके लिए 500 किलो सोना मांग रहे। रोम में इस बात को सुन के आग लग गई कि 500 किलो सोना तो राजा को पकड़ लेंगे तो नहीं मिलना था। ये जूलियस सीजर है कौन? कोई नहीं जानता था उसे। लेकिन ये बात आग की तरह फैल गई रोम में कि जूलियस सीजर कोई अपना आदमी है जिसके लिए 500 किलो सोने की डिमांड आई है। तो उन 5 आदमियों से मिलने के लिए पूरा रोम आ गया कि ये जूलियस सीजर है कौन, कि ये जूलियस सीजर है कौन जिसके लिए 500 किलो सोना मांगा है। अब वो पूरा रोम आ गया मिलने के लिए। अब उन्होंने शुरू करी क्राउड फंडिंग कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, आप लोग चंदा दो तो छुड़ा के लाते हैं। उन्होंने कहा, आपस में सलाह करने लग गए लोग अपने अपने मोहल्ले के कि यार आदमी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए 500 किलो सोना मांगा गया है। वही कोई आदमी होता तो 500 किलो की डिमांड नहीं आती, 100 ग्राम की डिमांड आ जाती, वो तो कर देते। 500 किलो की डिमांड आई है, इसका मतलब ये राजा से भी इंपॉर्टेंट है, ये बंदा अपने को वापस चाहिए, ये तो कीमती आदमी। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने इकट्ठा किसी ने 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम डोनेट करना शुरू कर दिया। करते करते 480 किलो हो गया, मतलब पब्लिक ने दिया पैसा। 20 किलो रह गया। अब राजा को भी शर्म आ गई कि पूरी पब्लिक साथ में है तो 20 किलो मैं भी दे देता हूँ। उसने दे दिया। टोटल हो गया 500 किलो। वो लेके गए, लुटेरों का सरदार खुश कि तो 500 किलो सोना ले आए, रख लिया, छोड़ दिया। वो 5 बंदे वो प्लस जूलियस सीजर को। अब जूलियस सीजर और उसके 5 आदमी रोम जा रहे हैं। पहुंच गए, पूरा रोम उनको रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ है। क्यों? सबका पर्सनल पैसा लगा हुआ है। ठीक। अब सबने कुछ ना कुछ पैसे दिए, देखें कि चीज क्या है जो छुड़वाई है हमने। राजा अकेला पीछे बैठा हुआ था, पब्लिक सारी आ गई आगे कि भाई 500 किलो सोना है दे के मंगाया हुआ है। अब उसका वेलकम कर रहे हैं 100 किलो फूल डाल के कि भाई ये इतना बड़ा आदमी आया है जिसकी कीमत 500 किलो सोना है, तो इसका वेलकम तो बनता है। अब वो पहुंचा वहां पे, उसका पूरी आओ भगत हो रही है। वो 5 आदमी की टोली उसकी बन गई 500 आदमी की टोली। अब वो बड़ा आदमी बन गया रोम का। 2 महीने के अंदर आर्मी के लोग भी आ गए उसके पास कि आप ज्यादा पॉपुलर हो, आपके साथ रहेंगे हम। तो वहां तख्ता पलट हो गया, राजा हटा के जूलियस सीजर राजा बन गया उधर का, क्योंकि पॉपुलर हो गया सबसे ज्यादा। अब जूलियस सीजर के पास रोम का कंट्रोल, रोम की पब्लिक जिसने अपना पर्सनल पैसा लगाया हुआ है, रोम की आर्मी, वो सारा सिस्टम लिया, लुटेरों पर अटैक कर दिया वही वाले। अब वो 500 किलो सोना उनसे वापस लिया, प्लस उनका जो लूटा हुआ था वो भी ले लिया।
उनको खत्म कर दिया। उनके पास काफी सोना था, वो लेके बहुत बड़ी आर्मी बनाई और आसपास के 12 कंट्रियों पे, मुल्कों पे अटैक कर दिया और रोमन एम्पायर बनाया उन कंट्रियों पे भी अटैक करके। इस थ्योरी को कहते हैं वेबलिन इफेक्ट, अंग्रेजी का टर्म है। वेबलिन इफेक्ट क्या है कि आप अपनी वैल्यू खुद लगाओ। अभी डॉक्टर साहब एक वैल्यू की बात कर रहे थे यहां, तो यहां पर वैल्यू क्या लगाई जूलियस सीजर ने? उसकी वैल्यू किसने लगाई थी पहले? लुटेरे ने। कितनी लगाई? 100 ग्राम। उसने क्या बोला? 500 ग्राम। जब उसने अपनी खुद की वैल्यू लगाई 500 ग्राम, तो कोई 500 किलो, तो किसी ने चैलेंज किया? मान ली ना, मान ली और मिल गई 500 किलो की वैल्यू उसको। यही मोदी ने किया। उसने वैल्यू अपनी खुद लगाई, किसी ने लगाई कि वही स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया ये लाएगा। पॉलिटिकल लीडर्स ये करते। जर्मनी की एक लीडर है एंजेला मार्केल, उसने 20 साल वहां राज किया, अपनी वैल्यू खुद लगाई। चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उसने अपनी वैल्यू खुद लगाई। पुतिन ने अपनी वैल्यू खुद लगाई। ट्रंप ने अपनी वैल्यू खुद लगाई। इन सारे लोगों ने अपनी खुद लगाई वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपने देख लिया कि जिसकी 100 ग्राम एक्चुअल में औकात थी, वैल्यू थी, उसने अपनी 500 किलो बना ली। और लोग उस वैल्यू के साथ जुड़े, जूलियस सीजर के साथ नहीं जुड़े कि ये 500 किलो का आदमी, किलो सोने का आदमी। यही चीजें पॉलिटिक्स में हावी है। और हम लोग अपनी वैल्यू नहीं लगाते। अपनी वैल्यू हम क्या लगाते हैं? नाली बना दो, गली बना दो, सड़क बना दो। इससे ज्यादा की औकात ही नहीं, सोचते ही नहीं है। राशन दे दो 10 किलो 8 किलो, ये वैल्यू लगाते हैं। इसीलिए पीछे है और कुछ नहीं है। वैल्यू लगाना ही नहीं आता, अरे मांगना ही नहीं आता कि हमारी डिमांड क्या है। डिमांड क्या है? डिमांड उसकी गली की है डिमांड, वो तो बेसिक राइट है। मेन तो डिमांड कोई है ही नहीं। पब्लिक अपनी डिमांड कहां दे पाती है? वोटर कोई डिमांड देना ही नहीं आता, क्योंकि उन्हें डिमांड देना सिखाया ही नहीं गया। सिस्टम ऐसा डिजाइंड है। जब तक अंग्रेजों ने राज किया, उन्होंने ऐसे डिजाइन बनाया है कि भाई रिक्वेस्ट करो हमसे। अंग्रेजों ने इंग्लिश की एप्लीकेशन बनानी सिखाई थी स्कूल में, आई बेग टू से दैट। कभी बच्चों का ये देखा होगा ना, आई बेग टू से दैट। आई बेग टू का मतलब होता है कि मैं भीख मांगता हूं। अच्छा, उसको ये सिखाते कब से? स्कूल टाइम से। स्कूल में टीचर को एप्लीकेशन लिखाते हैं बच्चों से, आई बेग टू से दैट टू माई क्लास टीचर। टीचर से भीख मांग रहा है। ये कहां पे है सिस्टम में? किसी सरकारी अफसर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आई बेग टू से दैट। जब मैं स्कूल में था, मैंने ये लिखना शुरू किया। मैंने कहा आई बेग टू का मीनिंग क्या है? वो कोई बोले ना, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग बोल देगा तो चढ़ेगा। फिर मैंने खुद ढूंढा, मैंने कहा अच्छा आई बेग टू का मतलब ये तो भीख मांगना होता है। मैंने कहा पहली लाइन में लिखूं मैं भीख मांग रहा हूं? मांगते हैं यहाँ पे क्या? मैंने ये लिखना बंद किया। मैंने कहा नंबर देने दो, नहीं देने मत दो, ये लाइन तो नहीं लिखूंगा। नंबर नहीं दिए, बट मैंने लिखना नहीं छोड़ा। तो हमारे टेम्परामेंट में, दिमाग में ही गुलामी घुसार देते हैं शुरू से ही कि आई बेग टू से दैट। अब एप्लीकेशन लिखो, दरखास्त दो, दरखास्त दो। काहे की दरखास्त दे? तुम्हें कोई लिखती में चाहिए तो नोट लो उसका कि हमें ये काम कराना है, ये काम करके दो। दरखास्त क्या होता है? एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट। वही ना, हम अपनी वैल्यू ही नहीं लगाते। तो मेरी आप सबसे यही एक इल्तिजा है कि अपनी वैल्यू तो लगाएं जिस समाज के साथ हम जुड़े हुए हैं, अपने लोगों में, कि उनको बोले कि अपनी वैल्यू तो लगाना सीखो। नहीं तो दूसरे लोग लगाएंगे फिर आपकी वही 100 ग्राम। अपने ऊपर है कि 500 किलो सोना लगवानी है, 100 ग्राम वैल्यू। जिस दिन हम अपनी वैल्यू लगाना सीख गए, उस दिन हम इसे खत्म कर देंगे सिस्टम को। ये वहां से बुला लाए आप मेरे को। अच्छा, तो मैं कुछ दिन पहले स्विट्जरलैंड में था, अभी आया 2-4-5 दिन पहले। तो वहां पे उनकी पार्लियामेंट में, उनकी संसद में एक प्रोग्राम था, मैं गया था वहां। उनके यहाँ एक फेडरल असेंबली है और एक रीजनल असेंबली है। फेडरल असेंबली में हमारी लोकसभा समझ लो आप। लोकसभा तो पता है, इलेक्शन होती है, एमपी चुने जाते हैं। और राज्यसभा भी पता होगी, जो एमएलए चुनते हैं, एमएलए चुन के राज्यसभा भेजते हैं। उनके यहाँ उसको रीजनल असेंबली कहते हैं।
हमारे यहाँ वो रीजनल रह नहीं गई है राज्यसभा, क्योंकि एमएलओ की मर्जी नहीं चलती, स्टेटों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो किसी भी बंदे को दे देते हैं जो पैसे वाला हो। उनके यहाँ ऐसा नहीं है, उनके यहाँ कैंटोन से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। कैंटोन का मतलब है, मान लो कोई लोकल कम्युनिटी, कोई आदिवासी ग्रुप है, जैसे एक कोई जुड़े हुए थे आपके साथ मध्य प्रदेश में, तो हाँ, तो जैसे कोई कबीला है, कोई आदिवासी ग्रुप है, संगठन है, तो उनका नुमाइंदा जाएगा पार्लियामेंट में डायरेक्ट। ऐसा वहां सिस्टम है आज की डेट में भी। और उनके यहाँ कोई प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं है। 350 एमपी बन गए उनके, 300 फेडरल असेंबली के, 500 रीजनल के, 50 रीजनल के, 350 बंदे उनके चुन गए। 13 या 14 पार्टियां हैं उनके, तो 13 या 14 पार्टियों के वो 350 सांसद चुन गए। उन 350 सांसदों में से 7 मेंबर चुने जाएंगे, 7 मेंबर। उन 7 मेंबरों में से कोई भी किसी भी पार्टी का हो सकता है। ये नहीं कि एक पार्टी पावर में आ गई, बाकी पार्टियां विपक्ष में है। उनके यहाँ अपोजिशन है ही नहीं, सारे मिलके ही सरकार चलाते हैं। जैसे आपके यहाँ एक्साइज के लिए वो कम्युनिटी नहीं बना देते, 5 मेंबरी बना देते हैं, तो वही आप लोग तो उसी मॉडल पे काम कर रहे हो। कल ही मैंने देखा। तो अब 350 सांसद हैं टोटल पार्लियामेंट में उनकी, उसमें से 7 मेंबर के कोई खड़े हो गए, उनको वोट पड़ गए, उन 350 ने वोट डाले, उन 7 मेंबरों को अलग अलग मंत्रालय दे दिए जाएंगे। और उनमें से एक बंदा चेयरमैन बन जाएगा, जिसको राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट का दर्जा मिला रहेगा, और वो कुर्सी चेंज होती रहेगी। 2 साल बाद वो किसी और को मिल जाएगी, फिर 2 साल बाद किसी और को मिल जाएगी। तो किसी एक आदमी के हाथ में पावर ही नहीं कि कोई राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या इस तरह का आदमी जो सारे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले ले, वो सिस्टम ही नहीं है। तो असल लोकतंत्र तो ये है, हमें तो बेवकूफ बनाने वाला लोकतंत्र चिपकाया हुआ है। भाई यहाँ 545 एमपी, 272 पे सरकार बन गई, सरकार में एक पंत प्रधान बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो अपनी कैबिनेट से ही नहीं पूछता कि मैं ये फैसला ला रहा हूं, वो तो उनको बता देते हैं ये फैसला कर दिया है, साइन कर दो। मतलब आम लोगों के लिए लोकतंत्र तो छोड़ो, मेरे 40-50 सांसदों से मेरी जो इंटरेक्शन होती है इंडिया के, उसमें से 90% ये कहते हैं कि जिस दिन संसद में बिल आना होता है, कोई कानून आना होता है, उस दिन बिल की कॉपी मिलती है। प्रोविजन ये है कि 1 महीना पहले कानून की कॉपी या जो भी अध्यादेश या कानून पार्लियामेंट में, संसद में पेश होना है, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले उसकी कॉपी सांसदों को मिलेगी। सांसद अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगे और उस कानून या अध्यादेश से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनके लिए वो है, अगर किसानों के लिए तो किसानों से बात करेंगे, अलग अलग ग्रुप से बात करेंगे, उनकी जो राय और ओपिनियन आएगी उसको वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को देंगे। ये एक्सरसाइज 545 सांसद करेंगे। फिर 545 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी बात निकल के आई, उसके कॉमन पॉइंट्स को उस कानून में डाल दिए जाएंगे, फिर कानून बनेगा। ये नहीं हो रहा 40 साल से। पार्लियामेंट डमी रह गई है। एमपीज के पास ही लोकतंत्र नहीं है, जो लोकतंत्र के रिप्रेजेंटेटिव हैं। यही काम लेजिस्लेटिव असेंबली में हो रहा है, एमएलए में। जैसे पंजाब की विधानसभा है जो मुझे ज्यादा याद है, 117 एमएलए है वहां पे। हरियाणा की लगा लो, अब 90 एमएलए। क्या महाराष्ट्र की 252, 252 है कितने, 272 महाराष्ट्र में, 288, 280। तो 280 में से 280 को महाराष्ट्र का कोई कानून बनाना है तो उनको वो कॉपी मिलनी चाहिए, लेकिन वो सेम डे या 2 दिन या 4 दिन पहले देते हैं। तो वो राय मशुरा कब करेंगे अपने लोगों में जाके, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में? प्रोसेस ये है कि वो एमएलए 288 अपनी जाके कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके ऊपर पॉइंट लेके आएंगे कि लोगों की क्या राय है इस कानून पे, या वो क्या अमेंडमेंट या करेक्शन चाहते हैं। फिर वो विधानसभा में आएगी और वो सारी 280 एमएलए उस पर अपनी अपनी राय देंगे कि हमारे लोग ये चाहते हैं। फिर उसके जो कॉमन बनेंगे, सारे तो नहीं लिए जा सकते, जो कॉमन पॉइंट्स होंगे उनको डाला जाएगा उसमें कानून में। देश की किसी भी विधानसभा या लोकसभा में ये नहीं हो रहा। ये लोकतंत्र है, ये तो सो कॉल्ड लोकतंत्र है इस वक्त हमारे देश में। हाँ बिल्कुल वही है। मतलब
उनके टाइम पे तो फिर भी थोड़ा बहुत सलाह मशवरा होता था, अब तो बिल्कुल ही डाउन चला गया, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एक ऐसा बनाया जाता है जो डमी है, कंट्रोल में ही नहीं है। प्रधानमंत्री या तो ऐसा तानाशाह है कि वो किसी की नहीं सुन रहा, मुख्यमंत्री या तानाशाह है या डमी है, डमी है तो किसी तानाशाह का है। तो वो सारा सिस्टम ही लोगों की आवाज ना सुनने के लिए डिजाइन कर दिया गया है। तो इसका तोड़ क्या हो सकता है? तोड़ एक ये हो सकता है कि हम पूरे देश की 28 स्टेटों में एक संगठन बना के सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दें कि भाई ये राइट टू रिकॉल जैसा कोई कानून लाया जाए, या जिसमें हमारी पार्टिसिपेशन हो, जो कि नहीं पॉसिबल, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं है। लोग अपना कितना टाइम लगा करके पूरे देश में इतनी बड़ी मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए सरकारें ऐसा कर पा रही है। ना ही ये स्टेट लेवल पे पॉसिबल है, क्योंकि 96 करोड़ वोटर में से कम 1-1.5 करोड़ वोटर को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं। तो क्या बेटर तरीका हो सकता है कि हम करोड़ों लोगों को इकट्ठा भी ना करें, वो अपनी जगह पे बैठे रहें और इस सिस्टम को हम चैलेंज कर दें। स्विट्जरलैंड में एक मॉडल है, उनका रेफरेंडम का सिस्टम है। मान लो जो सरकार बनी, 7 मेंबरी उनकी कमेटी में जो बनी, इलेक्शन के टाइम पे जो भी एजेंडे डिस्कस हुए, लोगों के सामने रखे गए मैनिफेस्टो में, वो उस पे तो कानून बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। कुछ भी अगर नया बनाना है जो चुनाव के टाइम पे डिस्कस नहीं हुआ, या लोगों को नहीं पता कि इस पार्टी की या इस आदमी की राय उस मसले के ऊपर क्या है, ठीक है, तो वो उस पर कानून नहीं बना सकता। उसके लिए लोगों से दोबारा पूछा जाएगा। इसको रेफरेंडम मॉडल कहते हैं। तो वहां स्विट्जरलैंड में क्या किया उन्होंने कि अगर ये सरकार बनी, उस सरकार के पास कोई एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव करने का एजेंडा नहीं था चुनाव के टाइम पे, और उन्हें वो करना है, तो वो क्या करेंगे, पूरे देश में वोटिंग कराएंगे उस मसले के ऊपर, उस इशू के ऊपर। उस वोटिंग का जो रिजल्ट आएगा तब वो कानून बनेगा, लोगों से पूछ के। तो असल लोकतंत्र तो यही है। इसीलिए रॉकफेलर और ये जितनी सारी आइटमें हैं जो डॉक्टर साहब बताते हैं, ये सारी वहीं रहती हैं, ताकि तानाशाह कोई उनको कंट्रोल ना कर ले। वो खुद जा रहते हैं वहां, तो डेमोक्रेसी लाई हुई है, बाकी जगह तानाशाही है। ये जितने बड़े परिवार हैं, जो 20 परिवार राज कर रहे हैं, वो सारे वहीं बसे हुए कि यहां हमारे ऊपर डेमोक्रेसी रहे, बाकी सब जगह नहीं। तो इस मॉडल को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? अब 1-1.5 करोड़ लोगों को इकट्ठा कर पाना और इतना बड़ा कुछ सिस्टम करना, वो तो बहुत मुश्किल काम है। तो लोग अपनी जगह पे, अपने घर, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, काम, बिजनेस, नौकरी पे बैठे हुए फोन का इस्तेमाल करके अपनी ओपिनियन सरकार के ऊपर कैसे फोर्सफुली रख सकते हैं, वो सिस्टम है। वो लंच के बाद उस पर डिस्कस करेंगे। अगर अभी आप लोगों के कोई सवाल हैं, कोई पूछना चाहते हैं, हाँ, वो आप जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू यहाँ पे दें, ताकि लंच के बाद उस पर एक एक सवाल पे मैं हर एक पॉइंट का जवाब दूंगा। जैसा मर्जी सवाल हो आप लाओ कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नया आइडिया है वो भी आप दो कि इसको कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु भाई, अब आपको कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं? बहुत कुछ है ना? अरे बहुत, अभी तो हम वार्म अप भी नहीं हुए, चिंता काहे करते हो? मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं कि इन चोरों को गर्दन से पकड़ने का इंतजाम अपने पास ऑलरेडी बना हुआ है। अगले सेशन में हम आपको बताएंगे बकायदा, आपके सारे सवालों के जवाब के साथ। आपके जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों को आप नोट करिएगा हिमांशु भाई के लिए, और लंच टाइम में उससे पहले आगे दे दीजिएगा, या फिर यहां भी रख देंगे किसी कॉपी के नीचे, तो उससे भी चलेगा, हम ले लेंगे। सेकंड बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस यात्रा में बस आपको ये देखना है कि भाई हम भी स्कूटर का काम ना करने लग जाएं, आप भी स्कूटर का काम ना करने लग जाओ, हैं? समझ गए कि नहीं? ये खेल से आपको पीछा छुड़ाना है और अपनी पोजीशनिंग और अपना स्पेस और अपनी वैल्यू हम तय करेंगे, और उस
उस आदमी को जो समाज में बैठा है, जो गांव में बैठा है ना, उसको बताने का काम हम करेंगे कि तेरी वैल्यू ये नहीं है। 5 किलो अनाज तेरी वैल्यू नहीं है। आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बच्चे का 10वीं का सर्टिफिकेट ये नहीं है। तू बड़ी चीज है। तू परमात्मा का बनाया हुआ अनमोल एक कृति है, जिसको कचरे में पड़ने के लिए पैदा नहीं किया गया है। तुम एक बहुत ऊंची चीज हो, जिसको ह्यूमन एक्सपीरियंस देने के लिए बुलाया गया है। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस के मतलब उसको लेने के चक्कर में रहो, ना कि सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में। सीबीएसई का बोर्ड का सर्टिफिकेट आपकी जिंदगी की कीमत तय नहीं करता है। हिमांशु भाई का भाई, आपको नहीं पता भाई, एक बार आके एक बार उसके बारे में और बता दो यार, थोड़ा सा नेक्स्ट सेक्शन में बता देंगे। मतलब अगला बंदा, अब आप ये समझ सकते हैं कि वो बच्चा 11वीं में कंपार्टमेंट आती है तो कहता है मुझे पढ़ना ही नहीं है, स्कूल सब बकवास सिस्टम है, और वो कह करके पढ़ाई को छोड़ने की बात करता है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, और कहता है 12वीं के बाद मुझे कोई किसी कॉलेज में दाखिला ही नहीं लेना है। और आपको बताऊं, उसके पास इस देश की सबसे टॉप एजेंसी एनएसए, जितनी साइबर क्राइम की जितनी एजेंसी हैं, सारी हाथ जोड़े उसके दरवाजे पे खड़ी रहती है कि भाई हमारे लिए थोड़ा सा ये काम कर दे और हमारे लिए ये काम कर दे। वो कहते तुम ज्वाइन कर लो, तुमको इतनी गाड़ियां, इतना काफिला, इतने रुपए, इतना पैसा तुमको मिलेगा, तुम देश की सबसे बड़ी संस्था में काम करोगे। बोला नौकर तो नौकर ही होता है ना, सबसे बड़ा ही सही। ये कीमत अपनी तय करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको हर कीमत, किसी भी कीमत पर जाइए। फिर अगर आपने कीमत अपनी तय की है ना, तो जिनकी कोई कीमत नहीं है वो लोग आपको किसी भी कीमत पर पाना चाहेंगे। आई बात समझ में? जिनको आप चाहिए, जिनके आप किसी काम के हो। इसलिए अपनी वर्थ को अपना खुद से तय करना जो इंपॉर्टेंट है, दैट्स वेरी गुड। और हिमांशु भाई ने इतना आई ओपनिंग एक बात हम सबके सामने रखी है, और अगले सेशन में आपको ये बताएंगे कि भाई असल खेल जो हम जिसकी बात हम कर रहे हैं कि हम इनसे पीछा छुड़ा सकते हैं, बल्कि पीछा नहीं छुड़ा सकते, हम ये घर बैठे तय कर सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं, और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनको वो करना ही पड़ेगा। यानी हम लोग डिमांड नहीं रखेंगे, रिक्वेस्ट नहीं देंगे, क्या करेंगे? आदेश। क्योंकि जनता ही भारत के ओंकार है, भारत के ओंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। आता तो है, साइलेंट ही रखा करो यार। दोबारा चालू करो नए सिरे से। देखो